यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का सीक्रेट वॉर प्लान लीक, यह आज की कहानी की हेडलाइन है। मगर जो प्लान लीक हुआ है उस पर पहले से अमल हो चुका है, इसलिए इसका यूएस मिलिट्री पर कोई खास असर पड़ेगा नहीं। हालांकि इसने ट्रंप सरकार को सवालों के घेरे में तो ला ही दिया, क्योंकि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रियल टाइम में ऐसे व्यक्ति तक पहुंची है जिस तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचनी थी। अमेरिका में इसे लेकर बवाल हो गया है। विपक्षी नेता ट्रंप सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उन पर नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का इल्जाम लग रहा है। इसे पेंटागन पेपर्स के बाद अमेरिका में हुआ सबसे बड़ा सिक्योरिटी लीक बताया जा रहा है। ये लीक कैसे हुई, लीक प्लान में आखिर क्या था और इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ सकता है, और क्या ये प्लान जानबूझ करके लीक किया जा रहा था? इन सारे सवालों के जवाब हम खोजने वाले हैं आज राजदूत में। ये खबरगाह है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, जैसा हमने आपको बता दिया आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। तारीख 11 मार्च 2025। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग के फोन पर एक नोटिफिकेशन, उसका रिंगटोन बजता है। उनके पास मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर एक ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आया था। लिंक भेजने वाले का नाम माइक वॉल्स था। माइक वॉल्स डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन उस वक्त जेफरी इसे लेकर श्योर नहीं थे कि ये वही वॉल्स हैं या कोई उनके साथ में खेल कर रहा है। जेफरी का दावा है कि उन्होंने दुविधा के बावजूद इनवाइट स्वीकार किया। 2 दिन बाद उन्हें एक सिग्नल चैट ग्रुप में जोड़ा गया और इसका नाम था हूती पीसी स्मॉल ग्रुप। ग्रुप बनाने वाले ने लिखा कि 72 घंटों के लिए बना है, इसमें हूतियों को लेकर बात की जाएगी जो हूती विद्रोही लड़ाई कर रहे हैं। आप जानते हैं, अगर आप राजदूत रेगुलरली देख रहे हैं, कि हूती विद्रोहियों का बेस यमन में है। 2015 से वो यमन में पैरेलल सरकार चला रहे हैं। उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी से मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन उनके पास इलाका है कंट्रोल में, स्पेशली जो यमन का जो सी बॉर्डर्स हैं वो उनके पास ही हैं। सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका समेत कई देश उन्हें आतंकवादी संगठन मानते हैं। वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी हिस्सा हैं, जैसे हिजबुल्लाह था या जैसे हमास को अभी आप ले सकते हैं। अक्टूबर 2023 में हमास इजराइल जंग शुरू हुई। इसमें हूती विद्रोहियों ने हमास का साइड लिया। उन्होंने इजराइल पर कई हमले किए और रेड सी से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाने लगे। रेड सी इंडियन ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को स्वेज नहर के जरिए कनेक्ट करता है और इससे एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड रूट कई हजार किलोमीटर कम हो जाता है। रेड सी में हमलों की वजह से ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होने लगा, क्योंकि वो शॉर्टकट है। हूतियों का कहना था कि हम अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज़ों को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनके अटैक्स की वजह से अधिकतर शिपिंग कंपनीज ने रास्ता बदलना शुरू किया। इससे परेशान होकर यूएस और ब्रिटेन ने हूतियों पर हवाई हमले किए, मगर उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर कमजोर होने का इल्जाम लगाया। जब तक ट्रंप सत्ता में आए तब तक इजराइल हमास संघर्ष विराम हो चुका था और इसके बाद हूती विद्रोहियों ने भी हमले कम कर दिए। मगर मार्च 2025 में संघर्ष विराम टूटने लगा। इजराइल ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर दी और हूती विद्रोहियों ने इसका विरोध किया और 12 मार्च को रेड सी में हमले दोबारा शुरू कर दिए। इसी माहौल में ट्रंप सरकार ने यमन में बमबारी का प्लान बनाया था। इस बारे में हमने आपको राजदूत में बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए देखना है। जब हूतियों पर हमले का प्लान शुरुआती स्टेज में था, तभी अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को हाई प्रोफाइल ग्रुप में शामिल किया गया था। अब इस ग्रुप में जिन जिन लोगों के नाम थे वो ट्रंप सरकार में हुज हू हैं, जैसे उपराष्ट्रपति JD वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स, ट्रंप के एडवाइजर स्टीफन मिलर, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में ट्रंप के नेगोशिएटर स्टीव विटकॉफ, जिनका बहुत जिक्र हमने राजदूत में किया। जेफरी गोल्डबर्ग उस वक्त भी ग्रुप की ऑथेंटिसिटी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से इस बारे में डिस्कस किया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रंप सरकार के जिम्मेदार लोग एक जर्नलिस्ट को क्लासिफाइड प्लानिंग में क्यों शामिल करेंगे, कैसे शामिल करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप मेन स्ट्रीम मीडिया को दरकिनार करने और आलोचना करने पर उनके साथ बदतमीजी के लिए कुख्यात हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। खैर, आगे जो भी कुछ हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग था। 14 मार्च की सुबह ग्रुप मेंबर्स को अपने ईमेल बॉक्स में क्लासिफाइड मेल देखने को कहा गया। इसमें ट्रंप ने यमन प्लान पर आदेश दे दिया था, अप्रूव कर दिया था। यहां पर उपराष्ट्रपति JD वांस ने आपत्ति जताई। उन्होंने सिग्नल पर जो ग्रुप था उसमें लिखा कि मुझे लगता है कि हम लोग गलत जा रहे हैं।
स्वेज नहर से अमेरिका का सिर्फ 3% व्यापार होता है, जबकि यूरोपियन ट्रेड की हिस्सेदारी 40% है। इसलिए ये जोखिम है कि पब्लिक इसे लेकर सवाल खड़े करेगी। हमला करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रेसिडेंट मैसेज देना चाहते हैं, ना कि यूएस के हित हैं। वॉन्स ने आगे भी प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश पर सवाल उठाया। उनका तर्क था कि इससे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, इसलिए सारी चीजों को 1 महीना टालना चाहिए जब तक कि सारे फैक्टर्स का आकलन नहीं कर लिया जाता। यहां पर वॉन्स खुलकर ट्रंप से असहमत दिख रहे थे, लेकिन उनकी असहमति बहुत देर कायम नहीं रही, क्योंकि बाकी लोग जो थे ग्रुप में, उन्होंने हुतीस पर अटैक को लेकर अपनी राय बना ली थी। उनका मानना था कि 1 महीने बाद भी हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे जहां आज है, तो बॉम्बिंग चालू करो। फिर 15 मार्च की तारीख आई। अमेरिका में सुबह के 11:15 बज रहे थे और पीट हेग्सेथ ने यमन पर होने वाले हमलों की ऑपरेशनल डिटेल शेयर कर दी। जेफरी गोल्डबर्ग ने अपने आर्टिकल में हेग्सेथ का वो मैसेज शेयर नहीं किया, हालांकि उन्होंने इतना जरूर बताया कि उसमें मिसाइल टाइप से लेकर हूती टारगेट्स तक की इंफॉर्मेशन थी। हेग्सेथ ने लिखा था कि 2 घंटे बाद यमन में बमबारी शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली यही हुआ। अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर के करीब 2 बजे अमेरिकी फाइटर जेट्स यमन में बम गिराना शुरू कर चुके थे। उस वक्त यमन में रात थी। अमेरिका ने 2 रातों तक लगातार हमला किया और हूती सरकार के मुताबिक इसमें 53 लोग मारे गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया कि ऑपरेशन सफल रहा। उनका टारगेट हूती लीडरशिप बताया उन्होंने। अगर हूतीज ने रेड सी पर हमले बंद नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा भी कहा। यमन में जब अटैक की पुष्टि हो गई, तब जेफरी गोल्डबर्ग को ग्रुप की सत्यता पर भरोसा हो गया। उन्होंने ग्रुप को छोड़ दिया। अगर गलती से छोड़ दिया होता उन्होंने ग्रुप, तो लेफ्ट जो नोटिफिकेशन आता है ना कि फलाने ने ग्रुप छोड़ दिया, उसके आने के बाद हड़कंप मच जाता कि भाई जिसने छोड़ा उसको तो जोड़ना ही नहीं था। जेफरी से अलग से पूछताछ की जाती। बकौल जेफरी अभी तक उनको कोई पूछने नहीं आया और ना ही सरकार से किसी ने उनसे इस बारे में संपर्क ही किया। अपने आर्टिकल के सिलसिले में जेफरी ने ग्रुप के अलग अलग लोगों को सवाल भेजे। माइक वॉल्स की प्रवक्ता ने कहा कि चैट ऑथेंटिक लग रही है, लेकिन इससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी या किसी अमेरिकी सैनिक को कोई खतरा नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स की तरफ से कहा गया कि चैट देखकर लगता है कि वॉन्स और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच मतभेद है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वाइस प्रेसिडेंट सरकार की विदेश नीति का समर्थन करते हैं। 24 मार्च को पीट हेग्सेथ ने रिपोर्टर्स के सामने कहा कि पूरी घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यहाँ पर कोई वॉर प्लान डिस्कस नहीं हुआ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। विदेश मंत्रालय जो था वहाँ का स्टेट डिपार्टमेंट, उसने इस लीक पर बयान देने से ही मना कर दिया। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने बड़ा ट्रम्पिश जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, वैसे भी मैं कोई अटलांटिक का फैन नहीं। इस बीच विपक्षी डेमोक्रेट्स मजे भी ले रहे हैं, मामले की जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि इतनी सीक्रेट चीज लीक कैसे हुई? अगर ये जानकारी जेफरी के बजाय किसी दुश्मन के हाथ लग जाती तब क्या करते आप? कई डेमोक्रेट्स ने लीक में शामिल अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि ये विरोध विपक्ष तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने भी नाराजगी जताई है। ट्रंप सरकार इस लीक को सामान्य घटना बताकर टालने की कोशिश में है, लेकिन जेफरी गोल्डबर्ग का दावा है कि ये एस्पिनाज एक्ट का उल्लंघन है। ये एक्ट 1917 में लागू था। इसके तहत यूएस मिलिट्री के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को गलत व्यक्ति से साझा करने को अपराध की श्रेणी में डाला गया। गोल्डबर्ग के पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन देखने का क्लियरेंस नहीं था, फिर भी माइक वॉल्स ने उनको सिग्नल वाले ग्रुप में जोड़ा और उनके सामने हूतीज पर अटैक का पूरा प्लान डिस्कस हुआ। एक और बात है, अमेरिका में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें सिग्नल ऐप अप्रूव नहीं है। सरकार ने अप्रूवल तो नहीं दिया। सीक्रेट टॉक्स के लिए उनका एक अलग पैरेलल सिस्टम है, लेकिन इसे भी नज़रअंदाज किया गया। जानकारों का कहना है कि या तो ये जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन अगर ये सब अनजाने में हो रहा है तो फिर अमेरिका के दुश्मनों के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। इस सब के अलावा इस लीक ने एक और चीज़ की तरफ ध्यान दिलाया, वो ये कि ट्रंप की सिक्योरिटी कैबिनेट एकजुट जितनी दिखती है उतनी है नहीं। जेडी वांस ने सबसे मुखर होकर असंतोष जताया था। भले ही वो पब्लिक में ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हों, उनके सीवी का सबसे बड़ा पॉइंट भी यही था, लेकिन प्राइवेट में वो उनके रवैये से बहुत खुश दिखते नहीं हैं। ग्रुप चैट्स में उन्होंने इसकी झलक दिखा भी दी। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की असहमतियों को बहुत पसंद तो नहीं करते हैं। आप पिछला टेन्योर याद कर लीजिए, इसलिए आने वाले दिनों में कुछ बड़े फेरबदल की संभावना बन सकती है। जाते जाते आपको कहानी सुना देते हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार थी। उसी समय रिपोर्ट्स छपी कि हिलरी ने विदेश मंत्री, वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही थी, इस पद पर रहते हुए क्लासिफाइड इन कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट सर्वर का इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर अपने चुनावी कैंपेन में हिलरी क्लिंटन की खूब आलोचना की। इस घटना ने हिलरी को खूब नुकसान पहुंचाया और आखिर में वो चुनाव हार गई। इन्हीं हिलरी क्लिंटन ने हालिया प्रकरण को लेकर एक्स पर लिखा,
You've got to be kidding me। 9 साल के इंतजार की कीमत तुम क्या जानो ट्रम्प बाबू। इस अध्याय को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। अब कुछ बोनस अपडेट्स अमेरिका से ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ राग छेड़ दिया है। अब की बार उन्होंने वेनेजुएला को निशाने पे लिया। ट्रंप ने कहा है कि वो वेनेजुएला पर तो टैरिफ लगाएंगे, साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भी 25% टैरिफ लगाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों में अमेरिका भी शामिल है। वैसे वेनेजुएला से सबसे ज़्यादा तेल चीन लेता है। 2024 में वेनेजुएला के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का 68% तेल चीन गया था। 70 भी बोल दो आप। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में चीन पर 2 बार टैरिफ लगा चुके हैं, तो उधर ट्रेड वॉर चलता रहेगा। लेकिन स्पेन, हिंदुस्तान, रूस, सिंगापुर और वियतनाम भी वेनेजुएला से तेल लेते हैं। इन देशों के साथ अमेरिका के संबंध ठीक चल रहे हैं, कुछ के साथ अच्छे चल रहे हैं या ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालिया ऐलान के बाद इसमें सेंध लगने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। अभिषेक ने लिखा, इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।